ओरोचिमारू की प्रयोगशाला में खुद पर इंद्र की कोशिकाओं का इस्तेमाल करने की वजह से नारुतो तुरंत ही एक गहरे कोमा की स्थिति में चला गया था। इस समय अपने गहरे अचेतन इतिहास के अंतरिक्ष में उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसके सामने दूर दूर तक सिर्फ एक गहरा सन्नाटा और शून्यता थी, लेकिन वहां अपनों की पारिवारिक तस्वीर दिखाई दे रही थी। जैसे ही नारुतो उस तस्वीर के करीब गया, अचानक उसके सामने उसके एक एक करके सारे साथी ओत्सुत्सुकी के हाथों मारे जाकर जमीन पर गिरते हुए दिखाई दिए। नारुतो दिल दहला देने वाली आवाज में चिल्लाया और रुकने के लिए कहा। उसने संघर्ष करते हुए पूरी ताकत से विरोध करने की कोशिश की, लेकिन वो अपने पैर हिला तक नहीं पा रहा था। वो सिर्फ बेबस होकर अपनी आंखों के सामने अपने करीबियों और दोस्तों को एक एक करके खुद से दूर जाते हुए देख सका था। मायूसी और लाचारी किसी जंगली बेल की तरह उसके दिल से लिपट गई, जिससे उसका दम घुटने लगा। तभी इससे पहले कि वो पूरी तरह से उस अंधेरे में समा जाता, उसके पीछे से अचानक एक बहुत समय से न सुनी हुई जानी पहचानी आवाज आई। वो आवाज बेहद गंभीर और गहरे एहसास के साथ बोली, इतनी आसानी से हार मान ली? ये तो बिल्कुल तुम्हारे जैसा नहीं है नारुतो। इसके तुरंत बाद ही उसके दिमाग में काकाशी और उसके एक एक करके सारे साथियों की आवाजें गूंज उठी। उन सबकी आवाजें नारुतो के मुरझाए हुए दिल पर अमृत की एक बूंद की तरह गिरी। उसने एक हल्की सी मुस्कान बिखेरी और अपनी पुरानी जिद दोहराते हुए कहा कि वो कभी हार नहीं मानेगा। तभी उस गहरे अंधेरे अंतरिक्ष में अचानक एक बहुत तेज रोशनी का धमाका हुआ। नारुतो के चिल्लाने के साथ ही उसके शरीर के भीतर की चक्रा अचानक से तेजी से बढ़ गई। उस सुनहरी रोशनी ने इंद्र के सारे अंधेरे को धो डाला। अब नारुतो ने खुद अपनी इच्छा से उस यांग चक्रा को संभाला, जो अब सिर्फ विरोध करने के लिए नहीं बल्कि पूरी तरह समाहित मर्ज होने के लिए था। जैसे दिन और रात बदलते हैं और इन और यांग एक दूसरे को जन्म देते हैं, वैसे ही इन दो चरम शक्तियों ने उसके भीतर एक अनोखा और अद्भुत संतुलन बना लिया। एक और भी अधिक शक्तिशाली और पूरी तरह से संपूर्ण शक्ति उसके शरीर में उमड़ने लगी। प्रयोगशाला के अंदर ओरोचिमारू लगातार मॉनिटरिंग उपकरणों को ध्यान से देख रहा था। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। पास ही खड़ी कोनेन ने घबराते हुए ओरोचिमारू से नारुतो के हाल के बारे में पूछा। ओरोचिमारू ने मुस्कुराते हुए कहा, अब शांत हो जाओ और फिक्र मत करो। नारुतो अब सबसे खतरनाक दौर से बाहर निकल चुका है। अब बस उसके होश में आने का इंतजार है। कुछ ही देर बाद नारुतो ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसने मुस्कुराते हुए कोनेन और ओरोचिमारू की तरफ देखा और उन्हें परेशान करने के लिए माफी मांगी। इस समय उसके दाहिने हाथ पर सूरज का एक निशान उभर आया, जिससे गर्म यांग शक्ति का एहसास हो रहा था। यह शक्ति सिक्स पाथ सेज ऋषि द्वारा उसे दी गई पुरानी शक्ति से भी कहीं ज्यादा शुद्ध थी। लेकिन साथ ही उसके बाएं हाथ पर एक काले रंग का आधा चांद चंद्रमा का निशान भी दिखाई दिया, जिससे ठंडी इन शक्ति का एहसास हो रहा था। नारुतो ने अपने शरीर के भीतर इस पूरी तरह संतुलित और संपूर्ण चक्रा को महसूस किया और उसका दिल पूरी तरह से हैरान रह गया। ये ताकत उसके चरम समय की सिक्स पाथ की ताकत से भी कहीं ज्यादा शक्तिशाली थी। इन और यांग के इस संतुलन ने उसे पहले कभी न मिला हुआ सुकून दिया, और इस बार ये सिक्स पाथ सेज द्वारा उधार दी गई शक्ति नहीं थी, बल्कि वास्तव में उसकी अपनी खुद की ताकत थी। नारुतो साफ महसूस कर सकता था कि समय के साथ उसके हाथों के ये दोनों निशान धीरे धीरे बड़े होंगे और एक दिन अपनी पुरानी सीमा को भी पार कर जाएंगे। ओरोचिमारू ने कहा, नारुतो ने आखिरकार फिर से सिक्स पाथ मोड हासिल कर लिया है। सिक्स पाथ की शक्ति दोबारा मिलने के बाद नारुतो को अचानक एक बेहद जानी पहचानी लेकिन नफरत भरी चक्रा का एहसास हुआ। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि ओत्सुत्सुकी इशिकी का पात्र वेसल जिखेन था। कोनेन ने चिंता से पूछा कि क्या ये वही है जिसने यादों में उससे कुरामा को छीना था। नारुतो ने सिर हिलाते हुए कहा कि ये बिल्कुल सच है। कुरामा को खोने का वो गहरा दर्द ऐसा था कि अगर दुश्मन राख भी बन जाए तब भी वो उसे पहचान लेगा। ये वही शख्स था जो हजारों साल पहले कागुया के साथ इस धरती पर आया था और ब्लैक ज़ेत्सु के हमले के बाद जिखेन के शरीर में छुपकर बैठा हुआ था। नारुतो ने अपना सिक्स पाथ मोड चालू किया और आत्मविश्वास से मुस्कुराते हुए कोनेन और दूसरों से कहा कि वे चिंता न करें, वो चुपके से जाकर उसकी जांच करके आएगा। इतना कहकर वो रोशनी की एक किरण बनकर उस छोटे से गांव से बाहर निकल गया। कोनेन और ओरोचिमारू दोनों ही नारुतो के इस नए मोड को देखकर हैरान थे। इस समय इंसानी दुनिया की एक छिपी हुई घाटी में जिखेन एक बहुत बड़ी चट्टान पर बैठा हुआ था। अचानक उसकी आंखें खुली और उसकी नजरों ने परतों में घिरी धुंध को चीरते हुए ठीक उसी दिशा को भांप लिया जहां से नारुतो आ रहा था। कुछ ही देर बाद नारुतो उस घाटी के रास्ते पर आ पहुंचा। हालांकि उसकी रफ्तार अब पहले से कहीं ज्यादा तेज थी, लेकिन बहुत लंबी दूरी होने की वजह से वो बिना फ्लाइंग राइजन फ्लाइंग थंडर गॉड के तुरंत नहीं पहुंच सका था। मगर अब नारुतो के पास फ्लाइंग राइजन के लिए जरूरी इन यिन एट्रीब्यूट चक्रा आ चुका था, इसलिए उसने तय किया कि वापस जाने के बाद वो सबसे पहले फ्लाइंग राइजन तकनीक सीखेगा। नारुतो सावधानी से उस घाटी के अंदर गया। कुरामा ने उसे सचेत करते हुए कहा कि थोड़ा संभल कर रहे, क्योंकि उसकी मौजूदा ताकत शायद अभी ओत्सुत्सुकी इशिकी को हराने के लिए पूरी ना हो। इस बार नारुतो ने अजीब ढंग से कोई जवाब नहीं दिया। कुछ ही देर बाद उसने आखिरकार जिखेन को ढूंढ लिया। नारुतो ने शांत लेकिन अपने गुस्से को दबाते हुए आवाज में कहा, हम फिर मिल गए। जिखेन के चेहरे पर थोड़ा अचरज था, क्योंकि उसके हिसाब से वो और नारुतो पहली बार मिल रहे थे, तो फिर दोबारा मिलने की बात कहां से आई। लेकिन जैसे ही उसकी और नारुतो की नजरें मिली, जिखेन का चेहरा एकदम गंभीर हो गया, क्योंकि इस समय नारुतो के शरीर के अंदर जो ऊर्जा थी वो उसके इस मोड की ऊर्जा से भी कहीं ज्यादा बड़ी और विशाल थी। जिखेन को देखते ही नारुतो ने अपना हाथ उठाया और तुरंत एक ट्रुथ सीकर और क्यूआईयू डाओ वायु फेंक दिया। दोनों के हमले हवा में ही एक दूसरे से टकराकर फट गए। जब हमला शांत हुआ तब तक जिखेन अपनी स्पेस टाइम तकनीक का इस्तेमाल करके उस घाटी से गायब हो चुका था। नारुतो ने अभी अभी फेंके गए और को वापस बुला लिया। जो नारुतो अभी गुस्से में दिख रहा था वो अब पूरी तरह सामान्य हो गया। उसने सोचा कि उसने उम्मीद नहीं की थी कि जिखेन इतनी आसानी से उसके ट्रुथ सीकर और के हमले को रोक देगा। कुरामा ने नारुतो को डांटे हुए कहा कि वो अभी बहुत उतावला हो गया था, जबकि बात सिर्फ चुके से जांच करने की हुई थी, लेकिन उसने दुश्मन को पहले ही सतर्क कर दिया। नारुतो कुछ पल के लिए चुप रहा, फिर उसने कुरामा से माफी मांगी और कहा कि वो वाकई बहुत जल्दबाज हो गया था। इशिकी की चक्रा की वजह से वो अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाया, क्योंकि इसी दुश्मन से निपटने के लिए कुरामा ने खुद को दांव पर लगाया था, बैरियन मोड की तरह। कुरामा ये देखकर थोड़ा भावुक हो गया कि नारुतो उसके लिए अपनी सुध बुध खो बैठा था। हालांकि उस समय इशिकी को हराने के लिए वो मोड ही एकमात्र रास्ता था, लेकिन अगर नारुतो को इसकी कीमत पहले से पता होती तो वो कुरामा को कभी ऐसा नहीं करने देता। उसने कुरामा से कहा कि इस बार वो अपनी मर्जी से कोई फैसला न ले, बस उसे थोड़ा सा वक्त दे और वो निश्चित रूप से ओत्सुत्सुकी इशिकी को हरा देगा। कुरामा ने ऊपर से चिढ़ते हुए उसे हमेशा की तरह एक मुसीबत पैदा करने वाला बेवकूफ कहा, लेकिन उसके दिल के अंदर एक गहरी गर्माहट और तसल्ली महसूस हो रही थी। तभी एक बेहद दूर के अलग आयाम स्पेस में एक पत्थर के दरवाजे से धीरे धीरे कोई बाहर
बाहर निकल रहा था। समय काबुतो ने एडो टेंसी अशुद्ध विश्व पुनर्जन्म के जरिए मदारा को बाहर निकाल लिया था। दूर खड़े नारुतो की भौहें तुरंत तन गईं। वो शख्स आखिरकार सामने आने वाला था और हमेशा की तरह एक बिल्कुल अलग और अनोखे अंदाज में एंट्री लेने वाला था। इतने लंबे समय तक इंतजार करने के बाद आखिरकार खुद को पुनर्जीवित पाकर मदारा खुश तो था, लेकिन जब उसने देखा कि उसे एडो टेंसी के जरिए दोबारा लाया गया है तो उसका मूड खराब हो गया। काबुतो ने मदारा को नियंत्रित करते हुए सारी स्थिति और निंजा सेना के बढ़ते दबाव के बारे में समझाया और बताया कि उसे इसी तरीके से वापस लाना पड़ा। मदारा ने तंज कसे हुए कहा, सिर्फ उन कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए तुम्हें टोबिरामा की इस उच्च तकनीक का सहारा लेना पड़ा। ओबिटो और नागातो आखिरकार कर क्या रहे हैं? इस बीच दूसरी तरफ निंजा गठबंधन की एक बहुत बड़ी सेना लगातार इकट्ठा हो रही थी। मदारा ने चारों तरफ नजरें दौड़ाई और थोड़ा हैरान होते हुए कहा कि उसने उम्मीद नहीं की थी कि पांचों बड़े देश कभी इस तरह एक साथ खड़े होंगे। गठबंधन सेना को अपने चरम समय की ताकत का एक नजारा दिखाने के बाद मदारा ने पीछे हटे हुए हाथों से साइन बनाए और आसमान से तबाही मचाने वाला उल्कापिंड टेंगई शिनसेई बुला लिया, जो पूरे आसमान को ढंकते हुए बेहद तेज रफ्तार से नीचे की तरफ गिरने लगा। जब पूरी सेना गहरी निराशा में डूब चुकी थी तभी अचानक आसमान में उड़ते हुए नारुतो का एक ट्रुथ सीकर स्पाइरल शुरिकेन वहां पहुंचा और उसने बेहद आसानी से मदारा के उस विशाल उल्कापिंड को टुकड़ों में उड़ा दिया। नीचे मौजूद गठबंधन सेना ने हैरान होकर ऊपर आसमान की तरफ देखा, जहां हवा के झोंकों के बीच नारुतो शान से खड़ा था, लेकिन नारुतो की नजरें अब भी आसमान पर ही टिकी थी। वो अच्छी तरह जानता था कि उसने जिस उल्कापिंड को तबाह किया है वो सिर्फ पहला था। उसके ठीक ऊपर एक और इससे भी बड़ा उल्कापिंड आ रहा था। नारुतो ने उस दूसरे उल्कापिंड को देखकर कुछ सोचा। ये उल्कापिंड पहले वाले की तुलना में कहीं ज्यादा बड़ा था। वो इसे रोकने के लिए एक और स्पाइरल शुरिकेन तैयार करना ही चाहता था, लेकिन मदारा पहले ही नारुतो के इरादे को भांप चुका था। मदारा छलांग लगाकर उस उल्कापिंड के ऊपर पहुंच गया और उसने शिनरा टेंसेई की रिपल्सिव फोर्स से उस उल्कापिंड के गिरने की रफ्तार को और तेज कर दिया। इस रफ्तार की वजह से अगर नारुतो उल्कापिंड को नष्ट भी कर देता तब भी उसके टूटकर गिरने वाले टुकड़े नीचे खड़ी सेना को भारी नुकसान पहुंचाते। यह देखकर नारुतो की आंखें गंभीर हो गईं। उसने अपने दोनों हाथ जोड़े वुड स्टाइल तकनीक का इस्तेमाल किया। उसने अपनी असीम और शक्तिशाली चक्रा के दम पर उन पेड़ों को इतनी ताकत दी कि वे लगातार आसमान की तरफ बढ़ते चले गए। उन विशाल पेड़ों ने आखिरी क्षणों में उस विशाल उल्कापिंड को पूरी तरह से चारों तरफ से जकड़ लिया और उसे हवा के बीच में ही रोक दिया। मदारा, जो एक बेहद शीर्ष स्तर का योद्धा था और जिसकी नजरों में हाशिरामा के अलावा बाकी सभी लोग सिर्फ धूल के समान थे, नीचे खड़े इस लड़के नारुतो को देखकर उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। काबुतो ने मदारा को समझाते हुए कहा कि नीचे मौजूद इस लड़के का नाम उजुमाकी मेन्मा है, जिसके बैकग्राउंड के बारे में आज तक कोई नहीं जान पाया है, लेकिन उसकी ताकत वाकई अथाह है और उसका रुख भी बदलता रहता है। उजुमाकी का सरनेम सुनते ही मदारा की भौहें तन गईं। तो ये उजुमाकी कबीले और उस औरत मितो के कबीले का शख्स है। उसे महसूस हुआ कि इस लड़के के भीतर कुरामा की चक्रा भी मौजूद है। मदारा ने अपनी ठंडी और कातिलाना शारिंगन एक्सीलनियान आंखों से सीधे नारुतो को देखा और अपनी बेमिसाल विजुअल पावर से उसे लॉक कर दिया। नारुतो बिना डरे सीधे तौर पर उसकी नजरों के वार का सामना करने लगा। मदारा ने अपनी शारिंगन के जरिए अपनी चेतना को सीधे नारुतो के आंतरिक अचेतन मन के बंद स्थान में दाखिल करा दिया। वो असल में वहां जाकर कुरामा को एक सबक सिखाना चाहता था, लेकिन उसने देखा कि नारुतो और कुरामा वहां पहले से ही